लास्ट क्लास में हमने गैमेटोजेनेसिस देखा था। गैमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में देखा था। ठीक बच्चों, गैमेटोजेनेसिस देखा था। गैमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में देखा था। हम थोड़ा सा oogenesis को रिवीजन करते हैं, देन आगे चलते हैं। oogenesis की बात करें तो oogenesis क्या कहलाता है? प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। मैच्योर फीमेल गैमेट बनने की प्रोसेस जो है oogenesis कहलाती है। oogenesis स्टार्ट कब हो जाता है? oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है और कब कंप्लीट कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है। यदि एक फीमेल के 2 चिल्ड्रन हैं तो उसमें कंप्लीट oogenesis लाइफ में 2 बार ही हुआ है। ठीक, तो इसमें 3 फेज होती हैं। कौन कौन सी फेज होती है? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही खत्म हो जाती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन मैचुरेशन फेज की बात करें तो मैचुरेशन फेज ये कब कंप्लीट होती है? मैचुरेशन फेज कंप्लीट होती है हमारे जब फर्टिलाइजेशन होता है। मीन्स सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? मैचुरेशन फेज हो जाएगी ह्यूमन में। यदि ओविपेरस एनिमल की बात करें उसमें कौन सी हो जाएगी? सबसे लॉन्गेस्ट फेज ग्रोथ फेज होती है। ठीक, तो हम देखा था, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस आप देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, हमने oogenesis देख लिया था। हमने oogenesis में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले क्या बनते हैं? उगोनिया बनते हैं, देन उगोनिया से प्राइमरी oocyte बनते हैं, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से ओम का फॉर्मेशन होता है। अब oocyte किसके अंदर सिचुएटेड होते हैं? फॉलिकल्स के अंदर सिचुएटेड होते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी? फॉलिकल्स की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स की बात करते हैं। ठीक, कौन कौन से फॉलिकल्स होते हैं उनकी बात करते हैं। ओके बच्चों, तो हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल की बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल की बात करते हैं तो फॉलिकल के सिंथेसिस को क्या बोलते हैं हम? फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। ओके, अब क्या होता है? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ देखो, फॉलिकल का जब सिंथेसिस होता है तो क्या होता है? सबसे पहले प्रिमोर्डियल फॉलिकल बनते हैं, प्रिमोर्डियल फॉलिकल बनते हैं, देन प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, देन सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, देन टर्सरी फॉलिकल बनते हैं, टर्सरी के बाद मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनते हैं। तो हम 1 बाय 1 क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनते हैं। ठीक, तो क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमोर्डियल फॉलिकल की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमोर्डियल फॉलिकल की बात करते हैं। प्रिमोर्डियल मतलब जो सबसे पहले प्रिमिटिव हैं। ठीक, तो क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनका फॉर्मेशन कब होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बर्थ से पहले ही, बिफोर प्यूबर्टी क्या होता है? सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में बिफोर प्यूबर्टी क्या होता है? 7 मिलियन उगोनिया का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में बर्थ से पहले 7 मिलियन उगोनिया बन जाते हैं। अब इन उगोनिया के चारों ओर क्या होता है? इन उगोनिया के चारों ओर एम्ब्रियोनिक स्टेज में 7 मिलियन उगोनिया बनते हैं और प्यूबर्टी तक, बिफोर बर्थ या बर्थ के प्यूबर्टी तक 4 लाख बोथ ओवरी में, और प्यूबर्टी तक आते आते कितने बचते हैं? प्यूबर्टी तक आते आते 120 to 160 बचते हैं।
मतलब 60,000, 120,000 एंड 160,000। ठीक बच्चों, तो ये हमारा क्या है, oocyte है, oocyte है, प्राइमरी oocyte है। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हमारी जर्मिनल इपिथेलियम है वो इनके चारों ओर क्या इपिथेलियम का फॉर्मेशन करती हैं। उन इपिथेलियम को बोलते हैं हम स्पिंडल सेल और स्ट्रोमल सेल। क्यों कहते हैं स्ट्रोमल सेल और स्पिंडल सेल? स्ट्रोमल सेल और स्पिंडल सेल और फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल कहते हैं। ये कहाँ से आती है? ये हमारी जो स्ट्रोमा की सेल है या जर्मिनल एपिथेलियम है, ये टूट कर किसके चारों ओर आ जाती है? प्राइमरी oocyte के चारों ओर हो जाती है। प्राइमरी oocyte किस स्टेज में अरेस्ट रहता है? प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक, तो इनके चारों ओर आ जाती है। अब यही इपिथेलियम आगे डिवीजन करके क्या बनाती है? प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करती हैं। यही इपिथेलियम आगे डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन करेंगी? प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेंगी। प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेंगी एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के स्टेज तक क्या बनाती हैं? प्राइमरी फॉलिकल कितनी बचती हैं? 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी। ईच ओवरी, ईच ओवरी में 60,000 से 80,000। यदि बोथ ओवरी की बात करें तो 1,20,000 to 1,60,000 इन बोथ ओवरी। बोथ ओवरी, ओके, बोथ ओवरी। अब क्या होता है, जो स्ट्रोमल सेल थी या स्पिंडल सेल थी, ये प्राइमरी oocyte के चारों ओर क्या करती हैं? डिवीजन करती हैं। और प्राइमरी oocyte एक अनदर लेयर का सिक्रीशन करती है, उसको बोलते हैं हम जोना पेलिसोडा। प्राइमरी oocyte एक अनदर लेयर का सिक्रीशन करती है, उनको क्या कहते हैं हम? जोना पेलिसोडा। तो प्राइमरी oocyte एक अनदर लेयर बनाएगी, उसे क्या बोलेंगे हम? जोना पेलिसोडा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी oocyte का सिक्रीशन कौन करता है? प्राइमरी oocyte में जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं उनमें जोना पेलिसोडा का सिक्रीशन कौन करता है? तो प्राइमरी oocyte करते हैं। ठीक, और स्पिंडल सेल्स थी वो डिवीजन करती हैं, डिवीजन करती हैं और मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन करती हैं। तो स्पिंडल सेल डिवीजन करेंगी और मल्टीपल लेयर्ड सेल बनाएंगी। ये डिवीजन करके मल्टीपल लेयर्ड सेल का फॉर्मेशन करती हैं। इसके चारों ओर एक अनदर लेयर बनती है, उन लेयर को बोलते हैं हम बेसल लेमिना। उस लेयर को क्या कहते हैं? तो सबसे आउटर में क्या हो जाएगी? बेसल लेमिना हो जाएगी। उसके बाद हमारी किसकी लेयर्स आ जाएंगी? ग्रैनुलोसा सेल्स की। मैंने बताया था फॉलिकुलर सेल डिवीजन करके क्या बनाएंगी? ग्रैनुलोसा सेल बनाएंगी। ग्रैनुलोसा सेल की लेयर आ जाएगी। ग्रैनुलोसा सेल सेकेंडरी oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट जोना पेलिसोडा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? जोना पेलिसोडा किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? प्राइमरी oocyte के द्वारा। किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? प्राइमरी oocyte के द्वारा। इसका नेचर कैसा होता है? असेलुलर होता है। इसका नेचर कैसा होता है? असेलुलर होता है, क्योंकि इसमें कोई भी कोशिका, कोई भी सेल्स नहीं होती हैं। और किससे बनी होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। ठीक बच्चों, तो जोना पेलिसोडा असेलुलर है। इसके सबसे इनसाइड में क्या हो जाएगी? इनसाइड में हो जाएंगी हमारी प्राइमरी oocyte, जो कि किस स्टेज में रहेंगी? प्रोफेज फर्स्ट में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स में किस स्टेज में क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी oocyte होता है, सेकेंडरी है। ठीक, तो फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन कराता है? एफएसएच हार्मोन कराता है। प्राइमरी oocyte किसका सिक्रीशन करती हैं? जोना पेलिसोडा का सिक्रीशन करती हैं। जोना पेलिसोडा असेलुलर लेयर है, जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड या ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स प्राइमरी oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में। सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में बात करेंगे।
फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन सा हार्मोन कराता है? एसएसएफ कराता है। अब क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर वयस्क अवस्था आने पर एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल एक्टिवेट होते हैं और प्राइमरी फॉलिकल एक्टिवेट होते हैं और 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल में 6 से 12 एक्टिवेट होंगे और उसमें सेकेंडरी फॉलिकल कितने बना पाएंगे? 1 से 2 बना पाते हैं। ठीक, अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या होता है, वो जो सारी स्ट्रक्चर तो होंगी, सबसे इनसाइड में क्या होगा अपना, सबसे इनसाइड में होगा हमारा ऊसाइड। ऊसाइड के चारों ओर क्या होगा, ऊसाइड के चारों ओर जोना पेलिसोडा होगा। जोना पेलिसोडा के चारों ओर क्या होगा, जोना पेलिसोडा के ग्रैनुलोसा सेल्स की थिक लेयर बन जाएंगी। अब ग्रैनुलोसा सेल्स बहुत सारी आ जाएंगी, ग्रैनुलोसा सेल्स की बहुत ज्यादा लेयर बन जाएंगी। अब ग्रैनुलोसा सेल्स के चारों ओर फिर अनदर लेयर बनेंगी। किसकी बनेंगी? वो जो बेसल लैमिना था वो डिवीजन करके एक अनदर लेयर का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम बोलेंगे थिका इंटरना। और सबसे बाहर जो लेयर बनेगी उसे बोलेंगे हम, ये क्या हो जाएगी हमारी थिका इंटरना, ये थिका इंटरना। और सबसे आउटर में जो लेयर बनेंगी उसे हम क्या बोलेंगे, थिका एक्सटर्ना। ठीक, तो ये हमारा प्राइमरी ऊसाइट हो गया, जोना पेलिसोडा हो गया, ग्रैनुलोसा सेल हो गई और ये थिका इंटरना हो गया, और ये थिका एक्सटर्ना हो गया। ग्रैनुलोसा सेल प्लस थिका इंटरना ये दोनों किसका सिक्रीशन करते हैं? ये दोनों एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं। कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं? एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं। इसके अलावा ग्रैनुलोसा सेल्स लिक्विड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, और ऊसाइट किस स्टेज में होगा? अभी भी प्रोफेज फर्स्ट में ही होगा। अब क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होती हैं? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होंगी? टर्सरी में। और टर्सरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। तो हम किसका डायग्राम देखते हैं? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का देखते हैं, अब क्या होता है, जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो क्या करती हैं, वो डिवीजन करती हैं और डिवीजन करती जाती, साथ में क्या होता है वो फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं, तो उनका वेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो सेपरेट हो जाती हैं। तो हम डायग्राम देखते हैं, फिर समझते हैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का। ये हमारी क्या हो गई, प्राइमरी ऊसाइट हो गया। प्राइमरी ऊसाइट के चारों ओर किसकी लेयर होगी? जोना पेलिसोडा की। जोना पेलिसोडा के चारों ओर किसकी लेयर होगी? फिर से जोना पेलिसोडा के मैंने बताया था, जोना पेलिसोडा हो गया। अब जोना पेलिसोडा की जो मैंने बताया था, जोना पेलिसोडा के चारों ओर ग्रैनुलोसा सेल हैं। ये ग्रैनुलोसा सेल्स क्या हो जाती हैं? सेपरेट हो जाती हैं। ये ग्रैनुलोसा सेल्स क्या हो जाती हैं? सेपरेट हो जाती हैं। ये ग्रैनुलोसा सेल्स सेपरेट हो जाती हैं। अब ग्रैनुलोसा सेल्स सेपरेट हो गई तो एक कैविटी क्रिएट हो जाती है। क्या होती है? कैविटी क्रिएट हो जाती है। उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? उस कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं। इसके अलावा सबसे आउट, इसके बाद बाहर कौन सी कवरिंग होगी फिर हमारी? वही थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, यही सब होंगी। इसके और आउटसाइड में हो जाएगी थीका एक्सटर्ना।
तो सारी की सारी वही लेयर हैं, बस ये थीका एक्सटर्ना हो गई, थीका एक्सटर्ना हो गई, देन थीका इंटरना हो गई, देन आउटर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स हो गई, जिसे हम आउटर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स हो गई। ठीक, मेम्ब्रेन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल लेयर, ग्रैनुलोसा सेल लेयर। अब ग्रैनुलोसा सेल ने लिक्विड का सिक्रीशन किया था तो एक कैविटी क्रिएट हुई थी, इस कैविटी को क्या बोला हमने, एंट्रम बोला। ठीक, अब इनर जो 3 लेयर होती हैं ग्रैनुलोसा सेल्स की, इनर 3 लेयर होती हैं, ये वाली 3 लेयर, इनको क्या कहते हैं हम, क्यूमुलस ओफोरिकस कहते हैं, क्यूमुलस ओफोरिकस कहते हैं, क्यूमुलस ओफोरिकस कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे इनर लेयर होती है उसे बोलते हैं हम कोरोना रेडिएटा, उसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट लेयर क्या हो जाएगी, जोना पेलिसोडा, और नेक्स्ट प्राइमरी oocyte। अब यहाँ पास जो है, जहाँ पास कोरोना रेडिएटा या क्यूमुलस ओफोरिकस आउटर ग्रैनुलोसा सेल से अटैच हैं, सॉरी, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte होगा। क्या होगा, सेकेंडरी oocyte। जहां से अटैच होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कस प्रोलिग्रस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्कस प्रोलिग्रस कहते हैं। तो क्या हुआ, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ग्रैनुलोसा लेयर्स हो गई, एंट्रम कैविटी हो गई, लिक्विड फॉलिकल्स हो गया, ये लिक्विड से बड़ी होती है। ठीक, कोरोना रेडिएटा हो गया, सेकेंडरी oocyte किस स्टेज में होगा, मेटाफेज सेकेंड में होगा, मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट रहेगा। ठीक, तो ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर हुआ। अब क्या होता है, जब ओवुलेशन होता है तो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाती हैं, रैप्चर हो जाती हैं, और रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, रैप्चर हो जाती हैं, रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल, और हमारा जो ओवम है वो बाहर निकल जाता है सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, आउटर कवरिंग अलग हो जाएंगी, तो आउटर में क्या क्या होगा, हमारा एक थीका एक्सटर्ना होगा, थीका इंटरना होगा, दूसरा क्या होगा, थीका इंटरना होगा, और उसके अलावा क्या होंगी, सबसे इनर ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर होंगी। बाकी ओवम अलग हो चुका होगा, oocyte होगा एक हमारा, oocyte होगा, oocyte के चारों ओर जोना पेलिसोडा होगा, और जोना पेलिसोडा के चारों ओर कोरोना रेडिएटा होगा। ये ओवम हो गया, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रिलीज हो गया, और ये जोना पेलिसोडा की लेयर हो गई, और ये सेकेंडरी oocyte हो गया। तो जब ओवुलेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte में रिलीज हो जाता है रैप्चर, और ये रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल हो गई। रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेशन कब होता है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। ठीक बच्चों, ये हमारी थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और ग्रैनुलोसा सेल्स। अब ग्रैनुलोसा सेल्स में क्या होता है, धीरे धीरे ग्रैनुलोसा सेल्स में क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड वेसल्स वगैरह डिपॉजिट होने लगती हैं, और रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस, कॉर्पस हेमोरेजिकम में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस हेमोरेजिकम में कन्वर्ट हो जाती है। कॉर्पस हेमोरेजिकम में और ल्यूटिन पिगमेंट वगैरह डिपॉजिट होते हैं, ल्यूटिन पिगमेंट वगैरह डिपॉजिट होते हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ल्यूटिन पिगमेंट डिपॉजिट होता है, ल्यूटिन पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है, ल्यूटिन पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है। ये कब होता है, 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। ठीक, इसमें ल्यूटियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब कार्पस ल्यूटियम का काम क्या है, तो कार्पस ल्यूटियम का मेन काम क्या है, कार्पस ल्यूटियम का मेन काम, कार्पस ल्यूटियम का काम सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन का मेनली सिक्रीशन करती हैं। ठीक, यदि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है
फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल रहती है। कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल रहती है कब तक? टिल कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल रहती है नेक्स्ट 6 मंथ तक। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम को स्टेबल करने के लिए हार्मोन चाहिए होता एचसीजी और डिजनरेट हो। इसके अलावा यदि डिजनरेट हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाती? कॉर्पस एल्बिसियंस का फॉर्मेशन करती हैं। एल्बिसियंस का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन की जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं एचसीजी का सिक्रेशन करती हैं। एचसीजी क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेन करता है। इसके बाद जब प्लेसेंटा बन जाता है तो प्लेसेंटा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। ठीक, अब क्या होता है मैंने बताया था, क्या होती कुछ फॉलिकल से डिजनरेट होती रहती हैं एफएसएच और एलएच के लेवल की कम होने की वजह से। तो जो डिजनरेट होने की प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर अट्रेसिया कहते हैं। और जो फॉलिकल डिजनरेट हुई हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अट्रेटिक फॉलिकल्स कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम? अट्रेटिक फॉलिकल्स कहेंगे। ओके, इसके अलावा लास्ट स्टेज में क्या होता है? हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कैसा फीडबैक देता है? नेगेटिव फीडबैक देता है। तो ये हमारा oogenesis से रिलेटेड हो गया। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम। मैंने बताया था क्या होता है, सबसे पहले प्रिमोडियल फॉलिकल्स होती हैं। प्रिमोडियल फॉलिकल ग्रोथ करके क्या बनाती? प्राइमरी सेकेंडरी बनाती हैं। अब क्या हुआ? सेकेंडरी से टर्सरी बना या मैच्योर गैफियन फॉलिकल बना, उसमें कैविटी डेवलप हो गई। ठीक, तो स्क्वेमस इपिथेलियम अथवा स्पिंडल सेल्स क्या होती? सराउंड कर लेती हैं प्राइमरी साइट को, उसे प्रिमोडियल फॉलिकल कहते हैं। अब यदि ओवेरियन फॉलिकल्स की बात करें तो इसमें क्या है? ये हमारा ओवम का है। इसमें क्या क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी, साइटोप्लाज्म होगा, कोरोना रेडिएटा होगा, जोना पैलिसोडा होगा। इतनी चीजें कवरिंग करके रखेंगी। मैंने बताया था प्यूबर्टी तक कितने बचते हैं? 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। ये oogenesis से रिलेटेड चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखेंगे। ओव्यूलेशन किस स्टेज में होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात कर लें तो जो वो ओवम रिलीज हुआ है उसमें क्या क्या होंगे? उसमें एक हमारा क्या होगा? सेकेंडरी ऊसाइट होगा। उसके चारों ओर किसकी कवरिंग होगी? उसके चारों ओर कवरिंग होगी जोना पैलिसोडा की। और जोना पैलिसोडा के चारों ओर किसकी कवरिंग होगी? कोरोना रेडिएटा की। किसकी होगी? कोरोना रेडिएटा की। कोरोना रेडिएटा एक दूसरे से हाइलुरोनिक एसिड द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक, तो ये जोना पैलिसोडा का डायग्राम है। इसके चारों ओर येलो येलो क्या है? कोरोना रेडिएटा है। तो ह्यूमन का एग हो गया। देखो हम समझते हैं इसको और अच्छे से डिटेल से। तो ह्यूमन का जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ है उसमें ये हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा ये हमारा हो गया उसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म वगैरह हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर, ये वाली लेयर है, ये क्या है? जोना पैलिसिडा। क्या है? जोना पैलिसिडा। ठीक, अब जोना पैलिसिडा और उसके बीच स्पेस होता है, उसे बोलते हैं हम पेरीविटिलिन स्पेस। जोना पैलिसिडा और विटिलिन मेम्ब्रेन के बीच नेक्स्ट मेम्ब्रेन आती है विटिलिन मेम्ब्रेन, तो उसके बीच स्पेस होता है, उसे हम बोलते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। नेक्स्ट इसके बाद ये वाली जो हो जाएंगी वो किसकी सेल्स हो जाएंगी? कोरोना रेडिएटा की सेल्स हो जाएंगी, फॉलिकल सेल्स हो जाएंगी। तो मैंने बताया मेम्ब्रेन इमीडिएटली अराउंड द सेकेंडरी साइट कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? मैंने बताया था जो रैप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल कॉर्पस हेमेरोजिकम बनाती है। कॉर्पस हेमेरोजिकम से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो ये मेंटेन रहती है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये डिजनरेट होकर के क्या बनाती? कॉर्पस एल्बिसियम्स बनाती। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होते हैं? ल्यूटिन पिगमेंट्स होते हैं, येलो पिगमेंट्स होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करना। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए हमें एचसीजी हार्मोन चाहिए होता है। एचसीजी इनिशियली ट्रोफोब्लास्ट द्वारा सिक्रेट किया जाता है, बाद में प्लेसेंटा द्वारा सिक्रेट किया जाता है।
तो कॉर्पस ल्यूटियम ग्रैनुलोसा सेल जो होती हैं प्रोलिफरेट करती हैं और येलोइश ग्लैंडुलर बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो इसे हम येलो बॉडी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ल्यूटिन पिगमेंट जो होता है येलो कलर में होता है। ठीक, इसके बाद कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगी तो क्या बनाएगी? कार्पस एल्बिसियंस का फॉर्मेशन करेंगी, इन्हें क्या बोलते हैं हम? व्हाइट बॉडी कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम क्या कार्पस ल्यूटियम फर्टिलाइज हो जाती है, यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो मेंटेन रहती है 4 मंथ, फर्स्ट 4 मंथ में जो होती है मेंटेन रहती है। तो कार्पस ल्यूटियम फॉर प्रेगनेंसी के जो प्रेगनेंसी के लिए फर्स्ट 4 मंथ या फर्स्ट 3 मंथ में चाहिए होती है, यदि कार्पस ल्यूटियम को हटा देंगे तो प्रेगनेंसी अनस्टेबल हो जाएगी और अबॉर्शन हो जाता है। ठीक, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट किया जाता है। ये मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट फ्यू मंथ में चाहिए होता है, यदि बाद में हटा देंगे तो बाद में प्लेसेंटा बन जाता है। आफ्टर 4 मंथ कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाती है, क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा बन जाता है और प्लेसेंटा कॉर्पस ल्यूटियम का काम शुरू कर देता है। कॉर्पस ल्यूटियम का काम प्लेसेंटा शुरू कर देता है। ठीक, उसके बाद अब बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। किसकी बात करेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे। ठीक बच्चों, तो ये क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल है। प्राइमेट में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे क्या बोलते हैं हम? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। नॉन प्राइमेट लाइक हो गया हमारा डॉग, कैट, इन सब में जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। प्राइमेट्स में जो होती है, प्राइमेट्स मतलब मंकी हो गया, ओल्ड वर्ल्ड मंकी हो गया, ह्यूमन हो गया, इन सब में जो होती है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और नॉन प्राइमेट में जो होती है उन्हें एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये स्टार्ट कब होती है ह्यूमन फीमेल में? ये बात करें तो स्टार्ट कब होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? ह्यूमन फीमेल की बात करें, ह्यूमन फीमेल की बात करें, उनमें कब स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी कब आती? 11 to 14th ईयर के आसपास। ठीक, अब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मीनार्की कहते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनार्की कहते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब क्लोज हो जाती है उसके बाद कोई नहीं होती उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों की होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज, 28 to 29 डेज होती है, वेरिएबल हो सकती है पर जनरली इतने दिनों की होती है 28 डेज। किसमें देखने को मिलती है? प्राइमेट्स में होती है। नॉन प्राइमेट्स में होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम? नॉन प्राइमेट्स में होगी तो उसे हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ठीक, इसकी फेज कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी फेज होती हैं? तो 4 फेज होती हैं। पहली फेज को बोलते हैं हम ब्लीडिंग फेज, पहली फेज को बोलेंगे ब्लीडिंग फेज। दूसरी फेज हो जाए या इसी को बोल दिया जाता है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज 3 से 5 दिनों की होती है, 3 to 5 डेज होती हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? प्री ओव्यूलेटरी फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज या फॉलिकुलर फेज इसी का दूसरा नाम है। क्यों? क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। या इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पास एंडोमेट्रियम वगैरह की ग्रोथ होती है। या इसी को, इसमें एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है तो एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। ये इसके बाद थर्ड, ये 8 से 9 दिनों की होती है। ठीक, इसके बाद थर्ड फेज आती है ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज कौन सी आएगी? ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज आएगी ओव्यूलेटरी फेज। और फोर्थ फेज आती है क्या? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। सॉरी, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। फोर्थ फेज कौन सी आती है? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या ल्यूटियल फेज।
या इसी को बोलते हैं हम सिक्रेटरी फेज। इसी को क्या कहते हैं हम? सिक्रेटरी फेज कहते हैं। या इसी को बोलते हैं हम प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज। प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज भी कहते हैं। ये कितने दिनों की होती? ऑलवेज 14 डेज की। ऊपर वाली ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ये वाली हमेशा 14 डेज की होगी। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू बच्चों।